ऑफर यह है कि यूक्रेन अमेरिका से 8,70,000 करोड़ रुपए के हथियार और ड्रोन खरीदेगा। यूक्रेन को यह पैसा यूरोपीय देशों से मिलेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि अमेरिका को यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी गारंटी के तहत यूक्रेन ने अमेरिका से कम 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है, ताकि वो रूसी हमलों से अपने शहरों और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा कर पाए। अब आप सोचिए, ट्रंप युद्ध रुकवाने निकले थे, सीज फायर तक करा नहीं पा रहे, और इस मीटिंग में निकला क्या कि यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ का हथियार खरीदेगा, बस, और हथियार की डील करके हो गए शांत। इसी ऑफर को सुन के ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। वो भाई सीज फायर करवाना भूल गया, उनको पैसा दिखने लगा बिजनेसमैन को, क्या अरे यार 8 लाख करोड़ का हथियार कर देगा, लाओ लाओ इधर लाओ। ट्रंप कहने लगे कि सीज फायर होना या ना होना तो जेलेंस्की और पुतिन पर निर्भर करता है, वो तो सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जब ट्रंप से पूछा कि सीज फायर के बिना शांति कैसे आएगी, तो ट्रंप ने सीज फायर से कैसे पल्ला झाड़ लिया, देखिए एक बार ट्रंप को। We all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that, and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today, are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. Well, we're going to let the president go over and talk to the president, and we'll see how that works out, and if we can do that. यानी ट्रंप के मुंह से सीज फायर शब्द भी नहीं निकल रहा। भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि इनको ये बोलते नहीं बन रहा कि हाँ मैं करा दूंगा ना, अगली मीटिंग के पहले सीज फायर करा दूंगा। जो पूरी दुनिया में सीज फायर के चैंपियन बने घूम रहे थे। यहां तक कि जेलेंस्की से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मैप में बदलाव के लिए तैयार हैं क्या। जेलेंस्की ने पूरा घुमा दिया, जलेबी छान दी, लेकिन मैप पे कुछ नहीं बोले। इसका मतलब वो आदमी जमीन छोड़ेगा नहीं, रूस बिना जमीन लिए मानेगा नहीं। तो ट्रंप जो ये सब कर रहे हैं, ये सब दिखावे के लिए ठीक है, 8 लाख करोड़ की डील ले लो, ये कर लो वो कर लो, उनसे युद्ध नहीं रुक रहा बॉस। उनकी बेइज्जती हो रही है कि इनसे भाई साहब से हो ना पा रहा, लेकिन ट्रंप किए जा रहे हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यही ट्रंप, यही अमेरिका, ट्रंप तो नहीं थे तब, बाइडेन थे, यही अमेरिका और यही नेटो देश मिलकर यूक्रेन को 3 साल से 4 साल से पंप करते रहे कि लड़ना भाई, तू लड़, तू हक की लड़ाई लड़ रहा, तू अपनी जमीन काहे छोड़ेगा भाई, तू लड़, रशिया से लड़ता रहे, हम हथियार देंगे, हम पैसा देंगे, ये करेंगे। और आज अचानक से सब बैठ गए एक साथ और कहने लगे कि भाई एक काम कर, ट्रंप भैया कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दे, जमीन भूल जा तू, हम तेरे को सुरक्षा देंगे। अरे सुरक्षा देंगे, जमीन ही भूल जानी थी तो ये युद्ध तो कभी भी रुक जाना था। लेकिन ये विदेशी कंट्रीज जो है ना, पश्चिमी देश, यही उनका दोहरा रवैया है। ईमानदारी है ये नहीं है इनके अंदर। खैर, ईमानदारी की बात हो रही है तो ईमानदारी की पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एटम बम की कैसे धज्जियां उड़ गई हैं। पीएम मोदी ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी एंड टीम का हर झूठ कैसे पकड़ा जा रहा। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी वो कौन सा कैंडिडेट लाया कि हंगामा मच गया। अब इन सब के बारे में आपको बताता हूं। 3 दिन से राहुल गांधी पूरा दम लगाए हुए हैं कि चुनाव आयोग का नाम लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल कैसे बन जाना है। इसके लिए बिहार में रोड शो कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारे लगवाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि यह सब करके बिहार में इंडी गठबंधन का माहौल बन जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जो सोच रहे हैं उसका उल्टा होता चला जा रहा है, क्योंकि मोदी के खिलाफ माहौल बनाने चले राहुल गांधी और उनके दावे आए दिन एक्सपोज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ऐसा ही हुआ जब 3 मामलों में राहुल और इंडी गठबंधन के दावे एक्सपोज हो गए। पहला, ये लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र का नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी कर लिया गया। लेकिन जब महाराष्ट्र का केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां सिरे से खारिज हो गया, मैंने आपको बताया था। दूसरा, ये लोग जिस चुनावी सर्वे एजेंसी के डेटा के आधार पर महाराष्ट्र में खेला होने का दावा कर रहे थे, उस सर्वे एजेंसी ने आज मान लिया कि गलत डेटा निकालकर उसने अपना गलत एनालिसिस पेश किया था। इस पर सर्वे एजेंसी ने सॉरी बोल दिया है। तीसरा, राहुल गांधी बिहार में जिन लोगों का वोट कटने का दावा कर रहे थे, जिनको सामने लाकर वीडियो बनवा रहे थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि वोट तो कटा ही नहीं।
यानी साफ साफ झूठ और भ्रम की खुल्लम खुल्ला पॉलिटिक्स चल रही। राहुल गांधी कैसे एक्सपोज होते जा रहे हैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर मचे घमासान का ट्रेलर देख लीजिए कि क्या क्या आज हुआ है। गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। किस तरह से इस देश में झूठ और भ्रम की राजनीति चलती है यह हमने 2024 के चुनावों में ऑलरेडी देख रखा है। संविधान बदलने के नाम पर इतना झूठ फैला दिया गया कि लोग धोखा खा गए। उसी का नतीजा हुआ कि इंडी गठबंधन को कुछ सीटें ज्यादा मिल गई। अब राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वही फॉर्मूला फिर निकाल कर ले आया। इस बार इसको वोट चोरी का नाम दे दिया और इस पर जितने झूठ हो सकते थे उतने झूठ आए दिन फैलाए जा रहे हैं, और वो भी ताल ठोक ठोक के, जबकि इनके एक एक दावे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जैसे ये लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया, वोटर घटाए बढ़ाए गए, वोटर लिस्ट में खेला हुआ। राहुल गांधी बार बार ये बात कहते रहे और राहुल गांधी की इस बात को सच्चा साबित करने के लिए कांग्रेस के नेता और उनका इकोसिस्टम कोई भी डेटा कहीं से उठाकर दिखाने लगता है। ऐसा ही एक डेटा पर ये लोग आज एक्सपोज हो गए। चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसी है CSDS। उसने महाराष्ट्र का एक डेटा बताया था जिसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटर्स की तुलना करते हुए 2 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े दिए गए। इसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में रामटेक विधानसभा में 4,66,203 वोटर, जबकि विधानसभा चुनाव में रामटेक में 2,86,931 वोटर थे। यानी 2 चुनावों के बीच 1,79,272 वोटर कम हो गए। इसी तरह लोकसभा चुनाव में देवलाली में 4,56,072 वोटर थे। विधानसभा चुनाव में देवलाली में 2,88,141 वोटर होने का दावा CSDS ने किया। यानी उनके मुताबिक यहां भी 2 चुनावों के बीच में 1,67,931 वोटर कम हो। जैसे ही CSDS का यह डेटा आया, कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ उठा लिया, इसे वायरल करने में जुट गए। कांग्रेस के नेता ट्वीट करने लगे। डेटा के आधार पर कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप भी ठोक दिया कि ना गोचोरी हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र के रामटेक और देवलाली से करीब 40% मतदाता या तो हमेशा के लिए चले गए या फिर उनका निधन हो गया। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग चाहता है कि हम इस आंकड़े पर यकीन कर लें, लेकिन पवन खेड़ा को यह ट्वीट, आप देखिए उनका ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, यह ट्वीट डिलीट करना पड़ गया है क्योंकि जिस सर्वे एजेंसी CSDS के डेटा को आधार बनाकर ये लोग गड़बड़ी के आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि देखो राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, उस एजेंसी ने खुद सामने आकर अपने डेटा पर माफी मांगी। सर्वे एजेंसी CSDS ने कहा कि महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय गलती हो गई। दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। हमारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था। अब सवाल एक बेसिक सा यह है कि पिछले साल करीब अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, अभी हम अगस्त के महीने में, इनको 10 महीना ऑलमोस्ट लग गया यह समझने में कि इनकी टीम से डेटा समझने में गलती हुई है। CSDS को 10 महीना लग गया और यह सिर्फ इत्तेफाक है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने वो केस ही खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है, और अगले ही दिन CSDS माफी मांग लेता है। 10 महीना में इनको माफी मांगने का नहीं सूझा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अगले दिन माफी मांग ली है कि हमसे गलती हो गई थी। जैसे ही CSDS ने अपने गलत डेटा के लिए माफी मांगी, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने धीरे से ट्वीट डिलीट कर दिया। अब आप सोचिए किस तरह की राजनीति हो रही है। पवन खेड़ा ने कोई माफी नहीं मांगी, सीधा ट्वीट डिलीट मार दिया। बीजेपी ने आज इसी पर कांग्रेस की जमकर क्लास लगा दी। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी CSDS के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए,
निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? हालांकि बीजेपी के समर्थक तो बीजेपी से भी पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने झूठ और भ्रम फैलाया तो सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके माफी कब मांगेंगे, ये देखिए गलती कर दी, वो गलती कर दी, यही बोलते रहेंगे। जिस रामटेक विधानसभा से हारने के बाद कांग्रेस और इंडी गठबंधन सवाल उठा रहा था और सीएसडीएस के डेटा के आधार पर 40% वोट कटने का आरोप लगा रहा था, उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट का गठबंधन था। रामटेक सीट से कांग्रेस खुद लड़ना चाहती थी, लेकिन यह सीट शिवसेना उद्धव गुट को मिल गई, जिसके बाद गठबंधन में कलह हो गई। कांग्रेस के दो नेताओं राजेंद्र मुलक और चंद्रपाल चौकसी ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। राजेंद्र मुलक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार के दौरान मंत्री रह चुके थे, वो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। जबकि चंद्रपाल चौकसी 2004 में कांग्रेस के टिकट से रामटेक से विधानसभा चुनाव लड़ चुके। कांग्रेस के दोनों नेताओं के निर्दलीय लड़ने से रामटेक में वोट बढ़ गए और यह सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीत गई। शिंदे शिवसेना को 1,07,967 वोट मिले। दूसरे नंबर पर राजेंद्र मुलक को 81,412 वोट मिले। तीसरे नंबर पर शिवसेना उद्धव गुट को 5,501 वोट मिले और चौथे नंबर पर चंद्रपाल चौकसी को 3,254 वोट मिले। यानी अगर गठबंधन में कलह न होती और कांग्रेस अपने बागी नेताओं को समझा लेती तो यह हाल नहीं होता, लेकिन ये लोग तो वोट चोरी तक पे चले गए और इंडी गठबंधन यहां से चुनाव जीत सकता था, लेकिन हार गया। आप ये भी देखिए कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और आपसी कलह की वजह से भी जो हार मिली उसका ठीकरा भी बीजेपी और चुनाव आयोग पे ये लोग फोड़ देते हैं। लेकिन सीएसडीएस के आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस ने माहौल बना दिया कि रामटेक में तो 40% वोट काट दिए गए थे। यहां पर सीएसडीएस ने कितनी बड़ी गलती कर दी डेटा एनालिसिस में, आपको वो भी बताता हूं। चुनाव के नतीजे फॉर्म 20 में चुनाव आयोग जारी करता है, जो आसानी से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। इसके मुताबिक अगर आप देखिएगा तो जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, रामटेक की सीट की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा 2024 में कितने वोट यहां पर पड़े, कितने वोटर थे? 2,76,827 वोटर थे यहां पर लोकसभा चुनाव में। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखेंगे, विधानसभा में 2024 में 2024 में 2,87,301, यानी वोटर बढ़ गए बॉस, कोई वोटर घटा नहीं है। यानी दो चुनावों के बीच रामटेक में 10,474 वोटर बढ़े, यानी 3% करीब बढ़े, जबकि कांग्रेस इसी रामटेक में 40% वोटर कटने का आरोप लगा रही थी। सच्चाई सामने आने के बाद भी राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको कल ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में गड़बड़ी की याचिका खारिज हो गई है महाराष्ट्र वाली, लेकिन इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहा। संजय राउत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमें मंजूर नहीं है। एक बार सुनिए संजय राउत। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में जनता के फैसले पर विश्वास नहीं करते। बॉस, आपको नहीं मानना है मत मानिए। अगर आपकी सीटें नहीं आ रही हैं तो अपने अंदर झांकने की बजाय तुम गलत तुम गलत तुम गलत बोलने से क्या हो जाएगा? एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, दूसरी तरफ चुनाव आयोग को धमकी दे रहे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसका हिसाब होगा, जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो चुनाव आयुक्तों को हम देख लेंगे। देखिए एक बार जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है।
कई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो आदमी प्रधानमंत्री है भी नहीं, वो अभी से धमका रहा है कि भाई मैं आऊंगा अगर सत्ता में तो मैं तीनों को देख लूंगा, चुनाव आयुक्त को देख लूंगा, इनको देख लूंगा, उनको देख लूंगा। और जो व्यक्ति अभी प्रधानमंत्री है वो कुछ क्यों नहीं करते? झूठ और भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसको लेके क्या एक्शन हो रहा है? लेकिन अब इन लोगों को यही लगता है कि झूठ और भ्रम की इस राजनीति से ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने आज कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी माहौल तो खूब बनाया जा रहा है, लेकिन जिसे मुद्दा बनाकर माहौल बनाया जा रहा है वो मुद्दा इनका एक्सपोज होता चला जा रहा है। बिहार में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने ऐसी ही एक महिला वोटर रंजू देवी से मुलाकात की थी। ये रंजू देवी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कहा था कि उनके परिवार के 6 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एक बार रंजू देवी को सुन लीजिए, कल उन्होंने क्या कहा था, फिर इस पूरे मामले पर आज रंजू देवी ने क्या खुलासा किया है वो दिखाता हूं। वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। जिन रंजू देवी से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और वोटर लिस्ट से नाम कटने का आरोप लगा था, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। खुद रंजू देवी ने सामने आकर सच्चाई बताई। रंजू देवी के मुताबिक गांव के वार्ड मेंबर और सचिव उनके पास आए, वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि आपके परिवार के 6 लोगों के नाम काट दिए गए। फिर कहा कि राहुल और तेजस्वी के पास चलिए, उनसे कहो कि नाम काट दिया है तो राहुल गांधी और तेजस्वी नाम जुड़वा दें। यानी पूरा मामला सेट करके बनाया गया था। बताइए, रंजू देवी खुद बता रही हैं कि कैसे बिहार की मासूम जनता को बरगला के और वहां जो फोटो आप चल रहा था उसमें बाइट ले ली गई कि भाई मेरे तो 6 लोगों का नाम नहीं, और इसके आधार पर वोट चोरी का माहौल बन रहा है। राहुल गांधी के आरोपों का फैक्ट चेक खुद रंजू देवी ने कर दिया। रंजू देवी कह रही हैं कि वो गांव की औरत है, जो बोलने के लिए बोला गया बोल दी, उतना नहीं समझी कि क्या तिकड़म ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में लोग कितने गंभीर हैं, यह अब सामने आने लगा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में भारी भीड़ आ रही, लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। पुदुचेरी कांग्रेस ने एक तस्वीर शेयर करके दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा में हजारों की भीड़ आ रही है। यहां भी कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी। पुडुचेरी कांग्रेस ने जो तस्वीर शेयर की वो इसी साल महाराष्ट्र में हुई बैलों की रेस की थी। यानी कांग्रेस को अब बैलों की रेस में आई भीड़ का वीडियो तस्वीर शेयर करने के लिए करके और राहुल गांधी की रैली में भीड़ आ रही है, माहौल बनाना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि राहुल की यात्रा को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जैसा उम्मीद की जा रही। ये तस्वीरें कल औरंगाबाद की हैं, जहां खाली सड़क से राहुल गांधी का काफिला गुजर रहा था। यह भी दिखा था, कहीं भीड़ है कहीं नहीं भी है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी लेकिन लगे हुए हैं। इससे पहले अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी ने पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा दांव चलते हुए विपक्ष को फंसा दिया था। आज इंडी गठबंधन ने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया और खुद फंस गए। इंडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा, जिनके नाम का ऐलान कल ही बीजेपी ने कर दिया था। इंडी गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया। लेकिन इनके बारे में भी आपको बताता हूं, बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अब लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन जजों को लेकर इतना हंगामा मचाता रहा, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए क्या क्या नहीं कहता रहा कि अरे गोगोई साहब को कैसे संसद ले आए, ये वो, उसने खुद ही उपराष्ट्रपति चुनाव में जज को उतार दिया। यूपीए सरकार के दौरान ही बी सुदर्शन रेड्डी 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 2013 में कांग्रेस ने गोवा का पहला लोकायुक्त बनाया था। इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की गोवा के लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा भी थे जिसने भोपाल गैस कांड केस रीओपन करने से मना कर दिया था। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार के सलवा जुडूम पर रोक लगा दी थी। सलवा जुडूम को असंवैधानिक बता दिया था। सलवा जुडूम के तहत ग्रामीणों को ट्रेनिंग देकर नक्सलवाद को खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही थी। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उन 25 लोगों में से एक थे जिन्होंने जुलाई 2024 में राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर इजरायल से हथियार नहीं खरीदने की मांग की थी।
जस्टिस सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के उस एक्सपर्ट पैनल के हेड भी थे जिसने जाति सर्वे पर सुझाव दिए थे। अब सोशल मीडिया पे सब चल रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बना रहा है इंडिया अलायंस, जिसके जीतने के चांस भी नहीं है और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उसको लेके हंगामा मचा हुआ है, लेकिन चल रहा है। खैर, इंडिया अलायंस किसके साथ है वो तो आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी किससे मिले थे, क्या हुआ था, अब उसका चैप्टर खोलता हूं। अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला और पीएम मोदी की मीटिंग का वो वीडियो आ गया जो हर भारतीय को गर्व से भर देगा। 40 मंजिल से ऊंचा रॉकेट। भारत अब कौन से गजब के मिशन पर काम कर रहा है, आज इसके बारे में भी आपको बताता हूं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने भारत के मिशन गगनयान और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का जिक्र किया। पीएम जानते थे कि शुभांशु शुक्ला को जो होमवर्क दिया है वो उसे पूरा करके ही लौटे, और जब शुभांशु शुक्ला सफल मिशन के बाद दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने सबसे पहले इसी होमवर्क को लेकर अपडेट दिया, क्योंकि यह सिर्फ शुभांशु शुक्ला को दिया गया होमवर्क नहीं था, बल्कि भारत के फ्यूचर स्पेस मिशंस का ब्लूप्रिंट था। आज पाठशाला में आपको दिखाऊंगा कि कैसे शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना और वहां से सुरक्षित लौटना भारत के लिए मील का पत्थर बना। पीएम मोदी से उनकी क्या बात हुई, साथ ही इसरो 40 मंजिला कौन सा ऐसा मिशन तैयार कर रहा है जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान शुभांशु शुक्ला ने उन्हें खास गिफ्ट भी दिया। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को वो तिरंगा भेंट किया जिसे वो अपने साथ अंतरिक्ष लेकर गए थे, और जितने दिन स्पेस स्टेशन में रहे ये तिरंगा वहां लहराता रहा। ये तिरंगा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये स्पेस में भारत के ह्यूमन मिशन के नए युग का सिंबल बन चुका है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में शुभांशु शुक्ला को गले लगाकर उनका स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला ने पीएम को अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि अंतरिक्ष से भारत और बाकी धरती कैसी दिखती। भारत की लेने की मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर स्पेस से फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है, और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर ये सारी बिजली चमक रही है सर, जो पहाड़ों में हो रहा है सर, और ये क्रॉस होते ही जो डार्क एरिया आता है सर